नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर नजर डालेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। वो आंदोलन जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी और भारत की आज़ादी का रास्ता हमेशा के लिए खोल दिया। तो सवाल ये उठता है कि जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर II की आग में जल रही थी, तो आखिर भारत ने इसी मौके को अपनी आज़ादी की सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई छेड़ने के लिए क्यों चुना? चलिए इसी को समझते हैं कि कैसे इस आलमी जंग के माहौल ने ही भारत की इस निर्णायक लड़ाई के लिए जमीन तैयार कर दी। तो हुआ यूं कि अंग्रेज़ों के पिछले सारे प्रस्ताव नाकाम हो चुके थे। ऐसे में 1940 के आखिर में गांधी जी एक बिल्कुल नए और बहुत ही सोचे समझे विरोध के तरीके के साथ सामने आए। इसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। हाँ, तो तारीख थी 17 अक्टूबर 1940। महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का आगाज किया। और जानते हैं इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? वो थे आचार्य विनोबा भावे। लेकिन सोचने वाली बात है ना? इतना बड़ा देश और विरोध इतना छोटा, सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित। आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए, इसका मकसद बड़ा साफ था। एक तरह से एक सधावा कदम था। मकसद था दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखना, अपनी असहमति जताना, लेकिन इस तरह से कि युद्ध में उलझे अंग्रेजों के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी ना हो। मतलब उन्हें शर्मिंदा नहीं करना था, बस अपनी बात रखनी थी। अब कहानी आगे बढ़ती है साल 1942 तक। युद्ध और भी भयानक हो चुका था और इसी बढ़ते दबाव के चलते ब्रिटेन भारत के लिए एक नया प्रस्ताव लेकर आया। तो सवाल है, अचानक ये प्रस्ताव क्यों? असल में ब्रिटेन पर दबाव बहुत ज्यादा था। एक तरफ तो जापान तेजी से आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे दोस्त देश लगातार दबाव बना रहे थे। बस इसी सब के चलते प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को भारत में एक मिशन भेजना ही पड़ा। तो इस मिशन ने क्या प्रस्ताव रखा? देखिए, इसमें बड़ी दिलचस्प बातें थीं। एक तरफ तो भविष्य के वादे थे, जैसे कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, अपना संविधान बनाने का हक होगा। लेकिन साथ ही एक शर्त भी थी। शर्त ये कि युद्ध के दौरान भारत की रक्षा का पूरा कंट्रोल ब्रिटेन के हाथ में ही रहेगा। प्रस्ताव सुनने में तो काफी बड़े लग रहे थे ना, पर भारतीय नेताओं की जो प्रतिक्रिया आई वो बहुत तेज थी और एकदम दो टू। और इस प्रतिक्रिया को गांधी जी के एक वाक्य ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने इसे कहा, एक दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। मतलब एक ऐसा चेक जो उस बैंक का है जो पहले ही डूब रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ब्रिटिश वादों पर अब किसी को रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। तो बातचीत की मेज पर एक तरफ थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और दूसरी तरफ से कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन ये बातचीत पूरी तरह नाकाम रही और इसी नाकामी ने भारत के इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलन की नींव रख दी। तो क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद अब वो नारा गूंजने वाला था जिसने पूरे देश को एक आवाज में पिरो दिया, भारत छोड़ो। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और फिर 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में हुए ऐतिहासिक सेशन में इस प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया। और इसी मौके पर गांधी जी ने वो नारा दिया जिसने आंदोलन की भावना को हमेशा के लिए बदल दिया, करेंगे या मरेंगे। उनका संदेश एकदम साफ था, अब कोई समझौता नहीं होगा, ये आज़ादी की आखिरी लड़ाई है। तो भारत छोड़ो का नारा तो दे दिया गया, लेकिन इस पर अंग्रेज़ों की जो प्रतिक्रिया आई वो बहुत तेज और बहुत ही ज़्यादा कठोर थी और इसी ने इस आंदोलन का पूरा स्वरूप ही बदल कर रख दिया। सोचिए, आंदोलन तो आधिकारिक तौर पर शुरू भी नहीं हो पाया था। 9 अगस्त 1942 की सुबह सुबह ही अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन ज़ीरो आवर लॉन्च कर दिया। ये एक बहुत बड़ी और देशव्यापी कार्रवाई थी। इस ऑपरेशन का मकसद था आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचल देना। हुआ भी यही। रातों रात कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को पूना के आगा खान पैलेस में, तो जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और बाकी नेताओं को अहमदनगर किले में और राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में कैद कर दिया गया। अब अंग्रेजों को लगा कि बड़े नेताओं को जेल में डालकर उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। जब सारे बड़े नेता जेल में थे तो ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया। पूरे देश में एक ऐसा विद्रोह फैल गया जिसका कोई एक तय नेता नहीं था। और फिर शुरू हुआ
अंडरग्राउंड यानी भूमिगत प्रतिरोध का दौर। कांग्रेस का एक गुप्त रेडियो स्टेशन चलने लगा जिससे पूरे देश में खबरें पहुंचती थीं। राम मनोहर लोहिया इस पर अक्सर बोला करते थे और अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता जैसे नेताओं की एक नई पीढ़ी सामने आई जो छिपकर इस पूरे आंदोलन को दिशा दे रही थी। बात सिर्फ विरोध तक ही नहीं रुकी। देश के कई इलाकों में तो अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से खत्म हो गई और लोगों ने अपनी खुद की सरकारें बना ली, जिन्हें जातीय सरकार कहा गया, जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में और महाराष्ट्र के सतारा में भी एक लंबी चलने वाली समानांतर सरकार बनी। तो इस इतने बड़े और कई बार हिंसक हो चुके विद्रोह का आखिरकार नतीजा क्या निकला, इसकी विरासत क्या रही? अगर देखें कि इसका असर कहाँ सबसे ज्यादा था तो बिहार और उस वक्त के संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश में यह विद्रोह सबसे ज्यादा तेज था। यहां तो मानो पूरी तरह से बगावत का माहौल बन गया था। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इन सालों में कांग्रेस का कोई सालाना सेशन नहीं हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 1940 में अध्यक्ष बने थे, वो पूरे 6 साल यानी 1945 तक अध्यक्ष बने रहे। ये आज़ादी से पहले किसी भी अध्यक्ष का सबसे लंबा लगातार कार्यकाल था। आखिर में हालत ये हो गई थी कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को भी मानना पड़ा कि ये 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह था। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या यही वो पल था जब भारत की आज़ादी मिलना तय हो गया था, जब ये सिर्फ वक्त की बात रह गई थी?